Hello everyone, I am Niti Malik. Today we are again going to start data structures. In previous slides, in previous video, we have discussed the basic of data structures, and we are continuing this in this video also. We are going to discuss two things, that is the operations on data structures and basic data structures in this particular video. So let's start. Okay, so first of all we should know what are the operations we can perform on every kind of data structures. So there are some basic operations and some special operations. First we come on basic operation. First is your traversing. ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस, कि कम से कम एक बार तो उसको एग्जैक्टली वंस हम उनको विजिट करेंगे, हर एक एलिमेंट को. ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन आता है हमारा, क्या आता है, इंसर्शन. इंसर्शन का मतलब होता है कुछ ऐड करना, राइट. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें कुछ नया रिकॉर्ड हमें डालना है. ठीक है, मान लो आपका स्टूडेंट है, कोई नया स्टूडेंट आ गया हमारे पास, तो उसको हमने डालना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्शन ऑपरेशन. नेक्स्ट इज योर डिलीशन ऑपरेशन. तो इसमें हम कोई ऑपरेशन को डिलीट कर ले, हम स्टूडेंट को लेके चल रहे बिकॉज वी कैन रिलेट इट. ठीक है, तो मानो कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला जाता है, कॉलेज छोड़ के चला जाता है, वी नीड टू डिलीट हिज डाटा, तो हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर हमें डिलीट करना है, वी यूज डिलीट ऑपरेशन. नेक्स्ट इज योर सर्चिंग ऑपरेशन. सर्च करना मतलब हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा निकालना है और देखना है उसका कोई प्रोफाइल की, मतलब उसका मार्क्स कितने रहे आज तक, क्या रिकॉर्ड रहा, कुछ भी. तो उसके लिए हमें वो स्टूडेंट ढूंढना पड़ेगा, तो उसकी लोकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्चिंग ऑपरेशन. फाइंड द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन द डाटा स्ट्रक्चर. सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म्ड इन डाटा स्ट्रक्चर्स. Sorry. Next is our special operation which can be performed on data structures. These are two operations. That is, first is your sorting. Sorting means we are arranging the data in ascending or descending order, right? Next is your merging. Merging means there are two kind of data available and we are going to club them in one. तो उसको हम कहते हैं मर्ज करना. ठीक है, कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर. सो दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स. अगेन देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेशन. फर्स्ट इज योर बेसिक ऑपरेशन एंड सेकंड इज योर स्पेशल ऑपरेशंस, राइट. बेसिक में आपके कौन से आएंगे, ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग. स्पेशल में कौन से आएंगे आपके, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग. नाउ types of linear data structures we have discussed in our previous slides. What are various data structures? So first is our arrays. So अगर हम arrays की बात करें, और क्या हमने कल देखा था कि arrays क्या हमारे static type भी हैं. ठीक है, linear तो है ही, साथ में क्या हमारे static type भी हैं. तो अगर हम arrays की बात करें तो ये क्या होता है, ये collection of similar data types. पहली important चीज क्या होती है, collection of सिमिलर टाइप. मतलब क्या, अगर मैं एरे बना रही हूं मैं रोल नंबर का. ठीक है, तो अगर मैं सी या किसी भी लैंग्वेज में बात करूं तो वो किस टाइप का होना चाहिए मेरा, वो होना चाहिए मेरा इंटीजर टाइप का. तो वो क्या होगा, आपका एरे बनेगा. ऐसा नहीं होगा कि मैं रोल नंबर में कैरेक्टर भी डाल दूं, तो वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का ही होगा. ठीक है. दूसरा, हर एक एलिमेंट जो एरे में हम डालते हैं, जो भी डाटा आइटम हम डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ एन एरे. अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखूं, नीचे ये एक एरे है. ठीक है, इसमें जो ये 11 है, ये 9 है, ये 17 क्या है, ये सारे क्या, सारे इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे है आपका, ये क्या होता है, हमारे इंडेक्स. ठीक है, इस इंडेक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एरेज को एक्सेस भी करते हैं. कोई भी ऑपरेशन हमें करना है, हम इन इंडेक्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है किस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर है. ऊपर क्या मेंशन है, कुछ मेमोरी लोकेशंस हैं इनकी.
ऊपर क्या है आपकी कुछ मेमोरी लोकेशन, सपोज करो 11 हमारे कौन सी लोकेशन पे है, 200 पे, ठीक है। और हमारा जो इंटीजर टाइप है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर बात करूं तो मान लो मैंने लिया, इस एरे का नाम लिया इंटीजर एरे 10। ये क्या कहा हमने, क्योंकि ये स्टैटिक है तो इसमें साइज फिक्स होगा, आपका एरे को मेंशन करना पड़ेगा आपको कितने साइज का है। अब मान लो आपका जो इंटीजर टाइप है आपके कंप्यूटर में कितना स्पेस ले रहा है, वो स्पेस ले रहा है 4 बाइट्स का, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा ये वाला एलिमेंट अगर 200th लोकेशन पे है तो 33 एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे होगा मेरा, 2004 पे। अगला एलिमेंट किस पे होगा, 2008 पे। तो क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो हमारा जब हम इस तरह की डिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, इंटीजर, ये क्या है आपका टाइप ऑफ एरे, ठीक है। ये आपका नाम हो गया एरे का और ये आपका साइज हो गया, ये सारे क्या है आपके एलिमेंट्स है। अगर हम सी की बात करें तो हमेशा उसमें जो आपका इंडेक्स है वो हमेशा स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट फ्रॉम द 0। सी में कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 0। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्या है, जो डाटा टाइप एलिमेंट का वो वैलिड कौन से हैं आपके, आपके हैं कैर है, इंटीजर है, फ्लोट है एंड डबल। ये क्या है आपके वैलिड डाटा टाइप ऑफ एन एरे, ठीक है। अब है अलग अलग तरह के एरेज हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ single dimensional array, right? We are not going in detail right now, we are just discussing कि कैसे कैसे हमें डाटा स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे। हर एक पे फर्दर एक एक पे अलग से स्लाइड बनाऊंगी, वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही एरेज। नेक्स्ट है आपका लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है, ये क्या करता है, मेमोरी में एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मेमोरी में क्या करता है, एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें खास बात क्या है, हमने कहा कि जो हमारे एरेज है वो स्टैटिक है, और हमने कल जो डिस्कस किया था हमने कहा कि जो लिंक लिस्ट है हमारी वो क्या है, डायनामिक है। क्या है लिंक लिस्ट, डायनामिक। मतलब क्या हुआ कि उसका साइज हमने फिक्स नहीं किया, तो उसमें हम कितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज लिंक लिस्ट में खास क्या होती है कि ये नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे होती है। अगर हमने एरेज को देखा तो हमने क्या कहा, एरे कौन सी लोकेशन पे था, 200 पे एक है, 204 पे एक है, 208 पे एक है, तो दीज आर द कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता। सपोज दिस नोड इज ऑन 200 लोकेशन, मे बी दिस विल बी ऑन 310, this will be on 215, anything, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। अब अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, हर एक जो एलिमेंट होता है ना वो एक नोड में स्टोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। स्टार्ट कहां से होता है, हमेशा नोड हमारे हेड से। हेड क्या है, बेसिकली एक तरह का पॉइंटर है जो पॉइंट करेगा स्टार्टिंग नोड को। हेड क्या है, एक पॉइंटर है जो किसको पॉइंट करेगा, हमारी स्टार्टिंग नोड को। इसमें दो पार्ट होते हैं, हर एक नोड के हेड को छोड़ के हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं। एक में क्या होता है आपका डेटा होता है, और दूसरे में क्या होगा आपका पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूं तो ये क्या बन गई, हमारी नोड बन गई। नोड के दो पार्ट है, एक तो आपका डेटा पार्ट है, एक पॉइंटर पार्ट है जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को। लास्ट थिंग जो हमेशा हमारी लिस्ट है उसको हमने क्या करना है, बंद करना होता है। लास्ट वाले जो होगा हमारा एलिमेंट, नोड किसको पॉइंट करेगी, वो हमेशा नल को पॉइंट करेगी। नल क्या शो करेगा आपका, एंड ऑफ लिस्ट। कई बार हम सिर्फ इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, टू रिप्रेजेंट द नल नोड, ठीक है। फिर से बताते हो, हमारे फर्स्ट क्या होती है, हमेशा नोड हमारी हेड नोड होती है या हेडर नोड होती है, वो पॉइंटर है टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। लास्ट में हमारी क्या होती है, नल नोड होती है। हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज योर डेटा पार्ट एंड नेक्स्ट इज योर पॉइंटर पार्ट विच इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, ओके। नाउ स्टैक इज अगेन अ डायनामिक डाटा टाइप। स्टैक भी क्या एक लीनियर लिस्ट है जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन होता है। बट खास बात यह है, कल हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारा स्टैक है, स्टैक मान लो ये प्लेट्स है या कुछ भी है,
तो उसमें क्या ये पाइल है, बुक्स है या पाइल है या जो भी आपने लगाना है, ये क्या है आपका स्टैक है। जो भी ऑपरेशन हमने कहा कल, क्या कहा हमें, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी टॉप एलिमेंट है उस पे ऑपरेशन हो रहा है, जो भी एलिमेंट टॉप पे है उस पे ऑपरेशन इसमें स्टैक में परफॉर्म होता है। दूसरा, अगर हम बात करें स्टैक की, अगर हमें रियल लाइफ या कंप्यूटर में इसका एग्जांपल देखना है, हम बार बार कह देते हैं नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ बुक्स, नहीं, अगर हम कंप्यूटर की बात करें बी प्रैक्टिकल, तो उसमें कौन सा एग्जांपल होता है, वर्ड सबने किया है, हम कुछ लिखते हैं, सपोज करो मैंने लिखा ABCD समथिंग, मैंने कुछ लिखा, ठीक है, और समहाउ मैंने इसको कट कर दिया, Ctrl+X किया, कट मार दिया, ठीक है, बट मुझे लगा कि मुझे दोबारा इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+Y पेस्ट करूंगी। जब मैंने इसको कट किया तो ये कहाँ पे, कहीं पे स्टोर हुआ जाके, ठीक है, और लास्ट में यही स्टोर हुआ है। जब मैंने इसको Ctrl+Y किया तो ये वापस पेस्ट हो गया। तो ये क्या है, एक स्टैक ऑपरेशन होता है जो आप नॉर्मली आप वर्ड में भी यूज करते हो, ठीक है, बहुत सारी जगह यूज होता है, इंटरनेट में भी यूज होता है हमारा, ये ऐसी ही चीजों में आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन पे आए इसके, तो स्टैक क्या है, एक लीनियर लिस्ट में जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन अलाउड होता है, कहाँ पे, खाली ओनली ऑन द टॉप, ठीक है। अब स्टैक क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जो इम्प्लीमेंट होता है हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस में। इसका आप कैसे भी आप एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, फिर से वही क्या होता है हमारा, जो बहुत सारे एल्गोरिदम्स एक ही चीज का पर्पस सोल्व करें तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बन जाएगा, ठीक है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स। हम इसको स्टैक क्यों कहते हैं, अब बात ही आता है, क्योंकि ये बिहेव करता है रियल वर्ल्ड में एक स्टैक की तरह। स्टैक क्या होता है, पाइल, मतलब एक के ऊपर एक चीज रखी हो और लास्ट पे हम ऑपरेशन करें तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टैक, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसमें दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, दोनों ही किस पे होंगे, टॉप पे। एक होगा हमारा पुश, एक हमारा होगा पॉप। पुश का मतलब होता है इंसर्ट एनीथिंग, इंसर्ट करना, कुछ नए एलिमेंट्स को डालना, वो क्या होगा हमारा पुश। और पॉप क्या होता है हमारा, डिलीट फ्रॉम द स्टैक, उसको निकालना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्यूज। क्यूज हमने कल डिस्कस किया था। क्यूज में कैसे होता है, जैसे हम बस के लिए वेट कर रहे हैं, तो जो क्यू बनी हुई है उसमें जो पहला चढ़ेगा वो क्या होगा, सबसे पहले वो चढ़ेगा जो सबसे आगे होगा, सेकंड पे कौन चढ़ेगा, जो उसके बाद होगा। तो इसमें जो ऑपरेशन होता है वो कहाँ पे, कौन सा ऑपरेशन होता है हमारा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसमें हमने जैसे स्टैक में कहा कि सिर्फ टॉप पे ऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें दो जगह से ऑपरेशन होता है, ठीक है। अगर हम इंसर्शन की बात करें, इंसर्ट करना हमें कुछ भी, ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा हमारा रियर से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, इंसर्ट होगा, और फ्रंट से क्या होगा हमारा, डिलीट होगा। इसको आप लगा लो एक बस की क्यू है ये, दिस इज बस क्यू। बस के लिए आप वेट कर रहे हो और एक लाइन में लगे हुए हो, बस आई, ठीक है। तो क्यू से डिलीट होने का मतलब क्या हुआ, यहां से वो हट गया और वो कहाँ चढ़ गया, बस में चढ़ गया, ठीक है। रियर का मतलब क्या है, कोई और भी बंदे आए, खाली 5 नहीं रहे आपके पास, उसके बाद 6 बंदे आ गए, तो वो क्या होगा, इंसर्ट होगा। जब ये चला गया तो यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाएगा और रियर यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो रियर का मतलब हो गया इंसर्ट, ठीक है, और फ्रंट का मतलब क्या होगा, डिलीट। तो क्यू में क्या होते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं आपके, एक तो होगा फ्रंट ऑपरेशन, एक आपका होगा डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्यू क्या कहता है, क्यू क्या है, एक लीनियर लिस्ट है जिसमें एलिमेंट इंसर्टेड ओनली एट द वन एंड, उसको हम क्या कहते हैं, रियर, और डिलीट होता है दूसरे एंड से, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट, ठीक है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है। और क्यू क्या है, ओपन एट द बोथ हैंड्स। इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होती है आपकी, फीफो मेथोडोलॉजी, ओके। अगर हम अब एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्या हो सकते हैं। पहली चीज, अगर हमने एफिशिएंसी हमने क्यों कहा, अगर हमने प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर यूज किया जो हमें करना चाहिए, तो जो उस पर्टिकुलर डाटा आइटम के लिए सुटेबल था, ठीक है, हमने क्या किया, एक जो डाटा स्ट्रक्चर हमने यूज किया वो प्रॉपर था, ठीक है, एडीटी उसकी प्रॉपर हुई, तो हमारी जो प्रोग्राम होगा वो एफिशिएंट होगा। हम एफिशिएंट किस टर्म में कहते हैं, हमेशा दो टर्म्स में कहते हैं प्रोग्राम को, टाइम एंड स्पेस के टर्म में, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है एडवांटेज इसका, रीयूजेबिलिटी।
इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल क्लाइंट प्रोग्राम कैन यूज द सेम डेटा स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरह के क्लाइंट प्रोग्राम उसको रीयूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन कहा हमने, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें चीजें पता तो है पर उसके अंदर की वर्किंग हमें नहीं पता, हम उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने क्लच का एग्जांपल दिया इन प्रीवियस स्लाइड कि हम मानो कार में ब्रेक दबा रहे हैं या फिर हम स्पीड के लिए एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हम सिर्फ दबा रहे हैं, हमें नहीं पता इंजन कैसे वर्क कर रहा है। तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है, वी आर जस्ट यूजिंग इट, वी आर नॉट नो द डिटेल ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड बाय एन एडीटी आल्सो प्रोवाइड द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इसमें हमें एब्स्ट्रैक्शन मिलती है। ठीक है, क्लाइंट कैन नॉट सी द इंटरनल वर्किंग ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर्स, उसको अंदर की वर्किंग नहीं दिख रही है। ठीक है, सो इट डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, वो जस्ट उसको यूज करेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप अपने सी प्रोग्राम बना रहे हो तो आप क्या करते हो, अगर आप सी प्रोग्राम बना रहे हो, आप सीधे क्लासेस उठा रहे हो, आप फंक्शंस उठा रहे हो, सॉरी, जैसे आपने स्कैन एफ लिया, आप क्या करते हो, स्कैन एफ है भाई, हमें पता है इससे क्या होगा, कुछ इनपुट होगा, आपको पता है कैसे इनपुट होगा, इसका ऑलरेडी क्या है, हमने प्रोग्राम फाइल्स बना रखे हैं और वो उसमें अटैच कर रही है। जब आप हैश इंक्लूड करते हो तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, आपकी इंक्लूड हो जाती है, ऐसी ऐसी डिटेलिंग्स। तो आप सिर्फ यूज कर रहे हो, वो स्कैन एफ क्या है, बेसिकली एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हम यूज करें, हमें उसके इंटरनल नहीं पता। ठीक है, इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर्स की भी एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा बन जाएगा धीरे धीरे जब हम कॉम्प्लेक्सिटीज पे आएंगे, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। पहली चीज, एल्गोरिथम क्या होती है हमारी, कोई भी प्रॉब्लम है जब उसको हम स्टेप वाइज लिखें सॉल्यूशन की तरफ, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एल्गोरिथम बन जाता है। तो ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। एल्गोरिथम क्या है, हमारी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। प्रोग्राम क्या है, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं एल्गोरिथम को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट इज योर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उन्हीं सारी चीजों को अगर हम ढंग से यूज करें एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो क्या बन जाता है, हमारा डाटा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम इसको एल्गोरिथम सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास हमेशा क्या होती है, एक इनपुट होती है। ठीक है, और किसी आउटपुट पे पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को लिख लेते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम क्या करता है, हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करता है किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए, टूवर्ड्स एन आउटपुट, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एल्गोरिथम सॉल्यूशंस। ओके, अब है जो आपको पता होना चाहिए फॉर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम पहली चीज क्या है, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसका हमेशा मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो आपने लिखा वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा, मान लो एक फंक्शन लिखा इंसर्ट और यहाँ पे लिखा एरे, तो इसमें क्या है, जब मैं ऐसे कुछ लिखती हूँ प्रॉपरली इंसर्ट एरे, तो उसके बाद मैंने लिखा, तो इसका मतलब कुछ है कि मैं कुछ इंसर्ट करना चाह रही हूँ, कुछ ऐसा फंक्शन में बनाना चाह रही हूँ, मतलब मैंने इसको सबस्क्रिप्ट डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है टू इंसर्ट सम एलिमेंट इन एन एरे। तो इसी तरह जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनका एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, चाहे कितनी भी इनपुट हो पर उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वो फिक्स होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आके वो खत्म भी होनी चाहिए। कितनी भी इनपुट हो कहीं ना कहीं उसके खत्म होना चाहिए, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन वो खत्म होना ही होना चाहिए। तो अगर इसकी बात करें इसमें क्या क्या चीजें होती है एल्गोरिथम में, तो पहली चीज जो आपकी होती है वो होती है आपकी इनपुट। इनपुट आपको पता है क्या होते हैं, आउटपुट। डेफिनेटनेस, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपने लिखा उसके डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो कंपाइलर कंफ्यूज ना हो कि इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, उसको पता होना चाहिए दिस मीन्स दिस ओनली। अगर मैं स्कैनएफ लिख रही हूँ या मैं प्रिंटएफ लिख रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, स्कैनएफ का इनपुट करा रहे, प्रिंटएफ का मतलब आउटपुट करा रहे, इसका और कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी डेफिनेटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब क्या हुआ आपका, फाइनाइट का अगर हम इंस्ट्रक्शन की एल्गोरिथम की बात करें, देन फॉर ऑल द केसेस द एल्गोरिथम विल टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। कि मतलब क्या फाइनाइटनेस का, कि कितनी भी इनपुट हम दें बट एक टाइम के बाद आपका एल्गोरिथम टर्मिनेट होगा, फाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट नहीं होता। ठीक है, लास्ट है हमारे एल्गोरिथम क्या होने चाहिए, हमारे इफेक्टिव होने चाहिए, इट इज मस्ट, राइट। अब बात करें, अगर हम एक प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, अब वी आर प्रोग्रामर, वी आर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट और टीचर और जो भी है, हमारा लास्ट काम क्या था, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप एल्गोरिथम कौन सा चूज कर रहे हो और डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हो। अगर ये दोनों चीजें आपकी परफेक्ट है ना, तो आपका प्रोग्राम भी परफेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ योर स्पेस एंड टाइम। ठीक है, अब अगर हम एल्गोरिथम की बात करें कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, तो अगेन वही चीज, एफिशिएंट कब होगा, जब वो रनिंग टाइम और स्पेस यूज दोनों में एफिशिएंट होगा। अब ऐसा तो नहीं, मान लो आपका ये मोबाइल है और उसमें आप कुछ भी रन कर रहे हो, कुछ भी ओपन कर रहे हो, वो 10 घंटे ले रहा है, आपको क्या चाहिए, उसका टाइम रिड्यूस चाहिए। ठीक है, उसी तरह मेमोरी भी वो क्या करे, कम से कम ले, तो वो क्या होगा, आपका एफिशिएंट प्रोग्राम या एल्गोरिथम होगा। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, इनपुट हम कितना ही दे। अगर हम इनपुट साइज की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ बिट्स इन इनपुट नंबर एंड नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स। आपका इनपुट साइज किस पे डिपेंड करता है कि वो एफिशिएंट है, कितने वो बिट्स लेगा और कितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, सिंपल है, वैसे तो आप समझ ही जाएंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है प्रोग्राम की, अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम इट नीड्स टू रन टू द कंक्लूजन, कि कंप्यूटर का वो कितना टाइम ले रहा है कि वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, रन करने में। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम नीडेड बाय एन एल्गोरिथम एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर हम टाइम नीडेड की बात करें कि एल्गोरिथम में कितना ले रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके प्रॉब्लम का साइज कितना है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब क्या होता है, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एज द साइज इंक्रीजेस इज कॉल्ड द असिम्प्टोटिक टाइम। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली किसी चीज की 3n² + 6n + 2, तो अगर इतनी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं रखते, इसको हम जनरलाइज करते हैं, उसको हम लिमिट करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स को हटा देते हैं, अदर फैक्टर्स को हटा देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, n², तो हम इसके कॉम्प्लेक्सिटी n² कह देंगे विद सम अदर लाइक बिगो, वो अभी आपको नहीं पता है बट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये क्या होता है असिम्प्टोटिक टाइम। इसमें क्या बताते हैं कि जो भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली है उसको हम लिमिट कैसे करें, उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें, वो क्या होती है आपकी असिम्प्टोटिक टाइम नोटेशन से या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर हम बात करें अब सिंपल टोटल कॉम्प्लेक्सिटी की, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम, वो हमेशा क्या होगी आपकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, चलो ऊपर लिखती हूँ, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर मिलके हमेशा क्या होते हैं, हमारी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि कितनी मेमोरी एक प्रोग्राम ने ली जब वो रन हुआ। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट नीड्स टू रन टू द कंप्लीशन। द स्पेस needed by program has the following component, ये important है। first is your instruction space, second is your data space and third is your environment stack space। ठीक है, अगर हम इंस्ट्रक्शन स्पेस की बात करें तो इंस्ट्रक्शन स्पेस में क्या स्टोर होता है, हमारा जो हम प्रोग्राम रन किया, तो पहले चीज रन सीधा नहीं होता, पहले वो कंपाइल होता है। जो कंपाइल्ड वर्जन है वो जहां पे स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन स्पेस। कंपाइल्ड वर्जन जहां पे स्टोर होगा
वो क्या होगा, आपका इंस्ट्रक्शन स्पेस होगा। अगर हम इंस्ट्रक्शन स्पेस की बात करें तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नीचे देखिए, कंपाइलर यूज टू कंप्लीट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, ठीक है, कितना अफेक्ट द कंपाइलर ऑप्शन इन अफेक्ट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन एंड द टारगेट कंप्यूटर, ये सारे के सारे फैक्टर आपके इंस्ट्रक्शन स्पेस में यूज होते हैं टू स्टोर द कंपाइल्ड वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका डाटा स्पेस। डाटा स्पेस क्या है, स्पेस नीडेड टू स्टोर ऑल द कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यूज। कंपाइल्ड वर्जन कहाँ पे स्टोर हुआ, आपका इंस्ट्रक्शन स्पेस में। डाटा स्पेस में आपका क्या स्टोर हो रहा है, आपके कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है स्पेस नीडेड बाय द कांस्टेंट एंड सिंपल वेरिएबल, पहली बात तो हुई कि सिंपल वेरिएबल और कांस्टेंट को स्टोर करना है। दूसरा क्या होता है, आपके डायनामिक एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, डायनामिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एरेज हुई, हमारी क्लास हुई, ये भी कहीं कहीं पे स्टोर होंगे, वो भी कहाँ पे स्टोर होंगे, आपके डाटा स्पेस में स्टोर होंगे। थर्ड आता है हमारा एनवायरनमेंट स्टैक वेरिएबल। ये क्या कहता है, जो हमारे टेम्पररी वेरिएबल कहीं पे स्टोर करने हैं तो वो कहाँ पे होंगे, आपके एनवायरनमेंट स्टैक स्पेस में। तो द एनवायरनमेंट स्टैक स्पेस इज यूज्ड टू सेव इंफॉर्मेशन नीडेड टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ पार्शली कंप्लीटेड फंक्शन। जो अभी क्या है, आपको रिज्यूम करने हैं दोबारा से आपको क्या करना है, उनको यूज करना है, और अभी वो पार्शियली कंप्लीटेड है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को जब हमें सेव करना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट स्टैक स्पेस को यूज करते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर इंस्ट्रक्शन स्पेस, जिसमें आपका कंपाइल्ड वर्जन ऑफ प्रोग्राम स्टोर होता है। नेक्स्ट इज योर डाटा स्पेस, जिसमें कि आपकी दो चीजें इंपॉर्टेंट स्टोर होती है, तो कांस्टेंट एंड सिंपल वेरिएबल, एंड दूसरा क्या होगा, आपका डायनामिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स। थर्ड इज योर एनवायरनमेंट स्टैक स्पेस, जिसमें कि वो वेरिएबल स्टोर होंगे जो पार्शियली कंप्लीट हुए हैं अभी, और उनको हमें रिज्यूम कराना, मतलब टेम्पररी वेरिएबल्स जब यूज करते हैं तो वो कहाँ पे सेव होंगे, हमारे एनवायरनमेंट स्टैक स्पेस में। आई होप आप सबको ये समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि इट्स यूजफुल फॉर यू तो प्लीज like and subscribe and share. Thank you so much. Thank you once again.